हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी कि नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है केमिकल इंडस्ट्रीज में, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस फ्लो शीट की हेल्प से। ठीक है, तो देखिएगा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने से पहले, इसके प्रोसेस के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं। तो नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग के जो मेथड प्रोडक्शन है वो मेनली 4 टाइप्स के हैं। ठीक है, यानी कि 4 टाइप्स के हमारे पास मेथड हैं जिनके द्वारा हम नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं। लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मेथड है या सबसे सिंपल मेथड जो है वो है अमोनिया ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे कि अमोनिया ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू नाइट्रिक एसिड कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन से मेजर रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिएगा, नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेजर 3 रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। फर्स्ट नंबर पे अमोनिया यानी कि NH3, एंड सेकंड नंबर पे फिल्टर्ड एयर, एंड थर्ड नंबर पे प्लेटिनम एंड रोडियम का कैटालिस्ट। ठीक है, ये 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है जिसका यूज करके हम नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, तो और थोड़ा सा इसकी रिएक्शन पे भी हम देख लेते हैं कि इसकी रिएक्शंस क्या हैं। मतलब अभी ओवरव्यू देख रहे हैं, बाद में प्रोसेस के साथ साथ हम रिएक्शन बताते रहेंगे कौन सा रिएक्शन कहां पे हो रहा है। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें मेजर 3 केमिकल्स रिएक्शंस हैं जिनके द्वारा नाइट्रिक एसिड बनता है। ठीक है, पहली रिएक्शन देखिएगा, पहली रिएक्शन क्या है, NH3 यानी कि अमोनिया जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अमोनिया को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं प्लेटिनम एंड रोडियम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, और यहाँ पे टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमें NO गैस एंड H2O गैस मिलता है, दोनों हमारे गैसियस फॉर्म में मिलता है। यहाँ पे 5/4 एंड 3/4 जो देख रहे होंगे, ये केवल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, ये तो आप इंटर में ही पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा इसके बारे में। ठीक है, एंड सेकेंड रिएक्शन क्या है, जो हमें NO मिला उस NO को ऑक्सीजन फिर से O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ, तो हमें NO2 गैस मिलता है। और फिर तीसरे रिएक्शन में क्या होता है, NO2 गैस को हम फिर H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें HNO3 एक्वस फॉर्म में मिलता है, यानी कि ये हमारा नाइट्रिक एसिड यहाँ पे एक्वस फॉर्म में मिलता है और NO हमारा बाई प्रोडक्ट रूप में मिलता है। ये जो यहाँ पे HNO3 मिलती है, इसकी जो प्योरिटी होती है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन जो होती है 57 to 60% की कंसंट्रेशन का हमें HNO3 यहाँ पे मिलता है। बाकी फर्दर हमें जब टेक्निकल ग्रेड की रिक्वायरमेंट होती है HNO3 की, टेक्निकल ग्रेड यानी कि 98% नियर अबाउट के कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 से ट्रीट करा के उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हम यही देखेंगे कि 57 to 60% कंसंट्रेशन की नाइट्रिक एसिड को कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं अमोनिया ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रोसेस हम। ठीक है, प्रोसेस में देखिएगा क्या है कि मैं आपको बताया हूं मेजर 3 रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, अमोनिया, एयर और प्लेटिनम एंड रोडियम का कैटालिस्ट। तो अमोनिया हमारी कहां पर रहती है, हमारी एक अमोनिया स्टोरेज टैंक है, ये देख लीजिए अमोनिया स्टोरेज टैंक यहाँ पे हम शो किए हुए हैं। अमोनिया स्टोरेज टैंक में अमोनिया रहती है। एयर कहां से लेते हैं, तो एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, एयर को लेते हैं और उसको कंप्रेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ है जो कि टरबाइन के थ्रू ऑपरेट होता है, स्टीम टरबाइन से कंप्रेसर ऑपरेट होता है और एयर को क्या करता है, कंप्रेस करता है। एनवायरमेंट से एयर लेता है और कंप्रेस करता है। कंप्रेस करके इस लाइन पाइपलाइन के थ्रू क्या होता है, ये इस कन्वर्टर में जाता है। ये कन्वर्टर क्या है, ये पूरा सेक्शन एक कंटिन्यूअस टाइप का ये रिएक्टर ही है। ये कंटिन्यूअस टाइप का रिएक्टर है, एक प्रकार से बोल सकते हैं प्लग फ्लो रिएक्टर है। ये सेल एंड ट्यूब टाइप्स के होते हैं जिनमें 3 सेक्शंस होते हैं। एक आपका कन्वर्टर सेक्शन होता है, दूसरा सुपर हीटर होता है और तीसरा हीट रिकवरी बॉयलर होता है। अभी इन तीनों के बारे में एक एक करके बताएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा इन सेक्शन का यूज क्या रहता है। ठीक है, तो देखिएगा, हम क्या करते हैं, अमोनिया स्टोरेज टैंक से अमोनिया लेते हैं और एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं और इन दोनों को कन्वर्टर में डालते हैं। कन्वर्टर में डालते हैं तो इनका रेशियो क्या होता है, देखिए 10% जो वॉल्यूम बेस पे 10% हमारा अमोनिया होता है एंड 90% हमारा एयर जाता है। ठीक है, तो 90% एयर जाता है और 10% अमोनिया, इन दोनों को कंप्रेस करके यहाँ पे क्या डालना है, कन्वर्टर में। और कितना प्रेशर रहता है, तो यहाँ पे हम प्रेशर मेंटेन करते हैं 3.5 atm, यानी कि 3.5 atm इस कन्वर्टर में प्रेशर, इतने प्रेशर से हम इस गैस को इस कन्वर्टर में पास कराते हैं। और यहाँ पे बहुत कम कांटेक्ट टाइम होता है क्योंकि इसकी, अब यहाँ पे देखिए प्रेशर ज्यादा है इस गैस का, यहाँ अमोनिया भी गैसेस फॉर्म में ही रहेगा और एयर भी दोनों। ठीक है, और उनका प्रेशर 3.5 atm प्रेशर है, तो प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पे जल्दी से पास होते हैं, मतलब इनका कांटेक्ट टाइम बहुत कम होता है। स्क्रीन पे शो कर रहा होगा कितना कांटेक्ट टाइम यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे इसका अरेंजमेंट देखिए कि इस कन्वर्टर में कैसा अरेंजमेंट होता है। ये जो पूरा सेक्शन है ना, ये पूरा सेक्शन सेल एंड ट्यूब टाइप्स का होता है। ठीक है, जिनके ट्यूब साइड में क्या होता है, ट्यूब साइड में हमारा प्लेटिनम एंड रोडियम का
कैटालिस्ट एलॉय फॉर्म में, मतलब एक सीट रहती है इनकी, प्लेटिनम एंड रोडियम की सीट्स होती हैं वो जो जिनको ट्यूब्स में फिट किया जाता है, और उन सीट्स का मेस नंबर भी होता है 60 to 80 मेस नंबर के। ये सीट्स का जो होल होता है, होल का जो साइज होता है 60 to 80 मेस का होता है, और एक ट्यूब्स में कितने आती हैं 10 से 30 सीट्स आती हैं इस प्लेटिनम एंड रोडियम के, ठीक है, जिनके थ्रू ये मटेरियल पास करता है, ट्यूब साइड में ही पास करेगा, ठीक है। ट्यूब साइड में क्या रहता है, प्लेटिनम एंड रोडियम का कैटालिस्ट रहता है, जिसमें हमारा 10% NH3 एंड 90% एयर, इन दोनों को इस कन्वर्टर में उस ट्यूब के अंदर पास कराते हैं, और ट्यूब में हमारा क्या प्रेजेंट रहता है, प्लेटिनम एंड रोडियम एलॉय का सीट वहां पे अवेलेबल रहता है। तो हम क्या बताएं आपको, नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3 मेजर रॉ मटेरियल, अमोनिया हमारा यहां से आ गया 10% का हमें ले रहे हैं यहां पे, और एयर एटमॉस्फेयर से लिए 90% वॉल्यूम बेस पे, दोनों को कहां पे, कन्वर्टर पे डालें। कन्वर्टर में हमारा 800 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है, और प्लेटिनम एंड रोडियम एलॉय सीट होती है जिसके थ्रू इन गैस को पास कराते हैं। तो हमारा तीनों रॉ मटेरियल हमारा मिल गया। अब यहां पे इस कन्वर्टर में पहली रिएक्शन टेक प्लेस होती है, क्या, NH3 यहां से आया, O2 कहां से मिलेगा हमें, एयर जो हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो एयर में ऑक्सीजन अवेलेबल ही रहता है, आप जानते ही हैं, तो वो एयर से हमारा O2 मिलता है, और प्लेटिनम एंड रोडियम की सीट्स यहाँ पे है ही, तो ये इसके प्रेजेंस भी हो गई, और 800 डिग्री सेल्सियस भी यहाँ पे मेंटेन होता है। तो हमारी सारी पैरामीटर रीच हो गए। तो यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्टर में हमारी पहली रिएक्शन टेक प्लेस होती है, और हमें NO गैस एंड H2O गैस दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो पहले ये पार्ट में क्या होता है, पहले सेक्शन में हमें कन्वर्टर में हमारी पहली रिएक्शन टेक प्लेस होती है, और NO गैस हमें यहां से मिलता है। अब वो NO गैस क्या होता है, ट्यूब साइड ही जाएगा। ये देखिए, ये पूरा सेक्शन जो है ना, ये सेल एंड ट्यूब टाइप्स का होता है, ये ट्यूब साइड में ही जाएगा। अब ट्यूब साइड में वो सुपर हीटर में आएगा, सुपर हीटर के बाद हीट रिकवरी बॉयलर में जाएगा। इसका थोड़ा सा आप प्रोसेस समझिएगा अच्छे से, ठीक है। यहां पे तो रिएक्शन का काम हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गई यहां पे, ठीक है। अब इसके बाद इस सुपर हीटर और हीट रिकवरी का पर्पज क्या रहता है, तो वो देखिए। अभी इसमें 2 स्ट्रीम चलती हैं। पहली तो आपका प्रोसेस स्ट्रीम आ रही है, यानी कि जो हमारी NO गैस और H2O मिली है हमें, ठीक है, वो दोनों ट्यूब साइड में आएंगे। ट्यूब साइड से यहां से देखिए निकलेगी, यहां से बाहर निकलेगी तीसरे सेक्शन के बाद। यहां पे अभी सेल साइड नहीं बता रहा हूं कि इसके सेल साइड में क्या होता है सुपर हीटर और हीट रिकवरी बॉयलर में, अभी ट्यूब साइड की बात कर रहा हूं। ट्यूब साइड में क्या हमारी प्रोसेस स्ट्रीम है, जिसमें हमारा ये है अपना प्रोडक्ट है, जो अपना प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में, NO एंड H2O गैस है हमें। तो वो ट्यूब साइड से निकलेगा, इस कैटालिस्ट फिल्टर है, कैटालिस्ट रिकवरी फिल्टर है। ये कैटालिस्ट रिकवरी फिल्टर क्यों लगाया जाता है, ताकि यहां से जो हमारा कन्वर्टर सेक्शन में जो प्लेटिनम एंड रोडियम का कैटालिस्ट की जो सीट्स हैं, वो कुछ पार्ट में क्या होती हैं, इनके साथ आती हैं, तो वो बाहर न जाएं, क्योंकि आपको पता है कि प्लेटिनम कितना ज्यादा कॉस्टली होता है, और हमारी फर्दर प्रोसेस में भी वो मिक्स ना हो, इसके लिए यहां से हम उसको फिल्टर कर लेते हैं, उस कैटालिस्ट को अगेन उनको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से फिल्टर कर लेते हैं, और यहां से हमें फ्रेश क्या मिलेगी, आपका NO एंड H2O गैस मिलती है, जो कि इस HE में जाती है। ये जो टेल गैस हीटर है ना, एक टाइप का सेल एंड ट्यूब टाइप का, ये भी हीट एक्सचेंजर है, और इसके आगे जो आप देख रहे हैं स्टीम इकोनोमाइजर, ये भी सेल एंड ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर ही। अभी इन दोनों का पर्पस बता रहा हूं, इन दोनों का वर्क बता रहा हूं क्या रहता है, ठीक है। तो हमारी प्रोसेस स्ट्रीम कहां आ रही है, ऐसे आ रही है, कैटालिस्ट रिकवरी फिल्टर, उसके बाद इस हीट एक्सचेंजर में जाती है। इस हीट एक्सचेंजर में भी ये ट्यूब साइड में ही रहेगी, और आगे वाली हीट एक्सचेंजर में भी ट्यूब साइड में ही रहेगी। ट्यूब साइड से होते हुए इस हमारे वेसल्स में आती है, इस वेसल में हम H2O की क्विंचिंग करते हैं, ठीक है। अभी यहां प्रोसेस बताएंगे, यहां तक आप समझिए कि ये स्ट्रीम हमारी यहां तक आ गई, ठीक है। ये हमारा NO एंड H2O गैस यहां से आ रहा है। तो अब यहां पे देखिए, हमारे यहां पे क्या रहता है, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। अब सुपर हीटर से ये गुजर के जाएगी, तो इसका टेम्परेचर सडन तो डाउन नहीं होगा। यहाँ पे 800 डिग्री सेल्सियस है तो बहुत होगा, यहाँ पे 700, यहाँ पे 600 डिग्री सेल्सियस, इतना तो हमें यहाँ पे रहना ही रहना है। यहाँ पे 400-500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता ही है। अब देखिए दूसरी स्ट्रीम क्या है आपकी, दूसरी स्ट्रीम क्या है कि हम कंप्रेसर को किसके थ्रू ऑपरेट करते हैं, टरबाइन के द्वारा। टरबाइन के द्वारा, तो टरबाइन में इनिशियल जब चालू करेंगे तो हमें स्टीम की रिक्वायरमेंट होगी, स्टीम टरबाइन है तो, और स्टीम टरबाइन है तो वो क्या होगा, स्टीम टरबाइन जब स्टीम यूज हो जाएगी, अपनी एनर्जी लॉस करेगी, तो वो कंडेंसेट भी होगी। कंडेंसेट होकर किस फॉर्म में आ गई, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि H2O कंडेंसेट मिलता है हमें। तो ये लाइन जो आप देख रहे हैं ना, इस कंप्रेसर में जो स्टीम यूज करते हैं, स्टीम वहां पे अपनी एनर्जी मतलब
कंप्रेसर को चलाने के बाद वो जब कंडेंसेट होती है तो कंडेंसेट में यानी कि लिक्विड फॉर्म में होती है, उस H2O को हम क्या करते हैं, इस सेकेंड वाले He से क्या करते हैं, इस हीट रिकवरी बॉयलर में ले जाते हैं। मतलब हमारा पर्पज क्या है, जो H2O यहाँ पे मिल रहा है हमें आपको यहाँ पे ना, उसका हमें स्टीम फर्दर बनाना है ताकि दोबारा हम उसको टरबाइन में यूज कर ले। कैसे बनाते हैं वही हम इस साइकिल को देख रहे हैं हम, ठीक है। तो ये कंडेंसेट वाटर आया, वो कहाँ गया हमारा, इस He में, इस वाले हीट एक्सचेंजर में, इस हीट एक्सचेंजर के सेल साइड में जाएगा, क्योंकि ट्यूब साइड में हमारा क्या जा रहा है, हमारा प्रोसेस जा रहा है। प्रोसेस में क्या है हमारा, NO और H2O दोनों जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर तो ज्यादा होगा ही होगा। ये जो प्रोसेस साइड में हमारा जो फ्लूइड जा रहा है, यानी कि जो गैस जा रहे हैं NO और H2O के, उनका टेम्परेचर तो ज्यादा है ही, तो वो इस He के ट्यूब साइड से निकलेंगे तो हमें आगे फर्दर क्या, हमें उतनी हीट की रिक्वायरमेंट है नहीं, जो हीट की रिक्वायरमेंट थी यहीं पे थी, आगे हमें उसे कूल ही करना है। तो उस हीट को वेस्ट न जाने दिया जाए, तो उस हीट को हमें क्या करना है, यूज करना है। और केमिकल इंडस्ट्रीज में सारी चीजों को यूटिलाइज किया जाता है, कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाने दी जाती है। तो यहाँ जो वेस्ट हीट है उसको यूज करने के लिए जो कंडेंसेट वाटर आ रहा है उसको इस हीट एक्सचेंजर के सेल साइड से पास कराते हैं। तो हमारी जो हीट है ना वो यूटिलाइज हो जाती है। वो क्या होती है, यहाँ पे जो हीट होगी वो जो कंडेंसेट वाटर है इसको गर्म कर देगी, यानी कि अपनी हीट उसको एक्सचेंज कर देगी, और यहाँ से जो हमारा वाटर निकलेगा उसका टेम्परेचर ऑलरेडी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लगभग 80-90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑलरेडी हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो स्टीम इकोनोमाइजर का क्या काम है कि मतलब प्री हीट कर देता है जो हमारा स्टीम के लिए वाटर जाता है, जो H2O जाता है। और यहाँ पे देखिए एक मेकअप H2O है, यानी कि अगर हमारा कंडेंसेट कम आ रहा है और हमें हीट रिकवरी बॉयलर में हमें स्टीम ही जनरेट करना है जनरली, तो हम पानी की रिक्वायरमेंट और होती है, तो हम बाहर से वाटर को इस लाइन में मेकअप करते हैं और उसको हीट करके कहाँ पे डालते हैं, हीट रिकवरी बॉयलर में। अब हीट रिकवरी बॉयलर के किस सेक्शन में जाएगा, सेल साइड में जाएगा। ट्यूब साइड में क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ मटेरियल हमारा प्रोसेस स्ट्रीम जो जा रही है वो जा रही है, लेकिन उसका टेम्परेचर ऑलरेडी क्या है, ज्यादा है। तो टेम्परेचर ज्यादा है ट्यूब साइड में, और सेल साइड में हम क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, जो कंडेंसेट जा रहा है, और बाकी हम मेकअप भी कर दे रहे हैं जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमने मेकअप किया तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा है, तो क्या होगा, वो टेम्परेचर ज्यादा है और वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वाटर यहाँ पे क्या होगी, वेपोराइज होना चालू होगी, और मतलब यहाँ पे क्या होगा, वाटर स्टीम में फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे स्टीम में वाटर क्या होगी, फॉर्म होगी। तो यानी कि हीट रिकवरी बॉयलर में जनरली हमारा स्टीम जनरेट होता है, और यहाँ से जो कन्वर्टर से जो हमारे प्रोसेस स्ट्रीम आ रही है, हमारा रिएक्शन तो यहाँ पे हो गया, रिएक्शन के बाद उस हीट को यूज करना ही है या उसको ठंडा करना ही है। तो ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारा मतलब और एक्स्ट्रा मतलब हमारा खर्च बच जाता है, बॉयलर करना यूज करके हम यहीं से स्टीम को जनरेट कर लेते हैं इस हीट का यूज करके, ठीक है। तो यहां से हमें स्टीम मिल गई। अब इस स्टीम को सुपर हीटर में भेजा जाता है। अब सुपर हीटर में क्या होता है कि सुपर हीटर में जो कन्वर्टर से प्रोसेस आ रहा है, तो यहाँ पे 800 डिग्री सेल्सियस है, तो दूसरे सेक्शन में क्या होगा, लगभग 700-600 डिग्री रहेगा, बाद में और डाउन होगा। तो यहां से जो स्टीम बनी यहां सेल साइड में, वो सुपर हीटर के सेल साइड में जाएगी। सुपर हीटर के सेल साइड में क्या जाएगी, तो क्या होगा, यहां सैचुरेटेड स्टीम बनी, तो यहां पे सुपर सैचुरेटेड स्टीम बन के सुपर हीटर से बाहर निकलेगी, और उस स्टीम का क्या करते हैं हम, फर्दर टरबाइन को चलाने के लिए यूज करते हैं, और ये साइकिल चलती रहती है। और अगर हमारा एक्सेस स्टीम मिल रही है, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा स्टीम मिल रही है, तो उसको हम प्रोसेस स्टीम, मतलब प्रोसेस में बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जहां पे स्टीम की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हम प्रोसेस में भेज देते हैं कि और सारे जो इक्विपमेंट है वहां पे भी इस स्टीम का यूज करो। तो जनरली आप क्या समझे कि यहां से जो हम मटेरियल डालें, कन्वर्टर में रिएक्शन हुई, रिएक्शन में हमारा 800 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो उस हीट को यूज करना है। और मतलब हमारा टारगेट, मतलब वो क्या टारगेट क्या है कि हमें इसका जो प्रोसेस स्ट्रीम है उसका टेम्परेचर हमें डाउन करना है और उस हीट का यूज भी करना है। तो हम डाउन करने के लिए क्या कर रहे हैं, हीट रिकवरी बॉयलर में पानी डाल रहे हैं, जिससे हमारा स्टीम बन जा रहा है। तो यहां कुछ हीट यूज हो जा रही है, और जो स्ट्रीम यहां से आ रही है सुपर हीटर में, फिर उसको गुजार रहे हैं, तो यहां टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, हल्का ये कम करके, मतलब स्टीम लेके उसको सुपर हीटेड बन जा रहा है स्टीम, और उस स्टीम का हम फर्दर यूज कर ले रहे हैं यहाँ टरबाइन चलाने में और आगे प्रोसेस में यूज कर ले। तो ये सेक्शन आई थिंक आप समझ गए होंगे। और यहां से हमारा जो प्रोसेस स्ट्रीम जा रहा था वो कहां गया, NO एंड H2O का गैसियस मिक्सचर इस वेसल में गया। इस वेसल में हम क्या करते हैं, जनरली वाटर की क्विंचिंग करते हैं, क्योंकि अभी हमारा टारगेट क्या है, उसका टेम्परेचर डाउन करना है। तो यहाँ पे हम H2O का स्प्रे कराते हैं इस वेसल में, ठीक है। नीचे से गैस जाता है, ऊपर से H2O का स्प्रे कराते हैं, ठीक है। तो जब स्प्रे कराते हैं तो इसका टेम्परेचर भी डाउन होता है। जो हमारा प्रोसेस स्ट्रीम है, प्रोसेस स्ट्रीम जो जा रही है हमारी, जो NO एंड H2O की गैस जा रही है, उसका टेम्परेचर हमें डाउन करना रहता है, तो हम H2O का क्विंचिंग कराते हैं, ठीक है।
तो यहाँ H2O की क्विंचिंग कराएं, उसका टेम्परेचर डाउन हो गया। अब टेम्परेचर डाउन होगा तो हमें यहाँ पे कुछ लिक्विड फॉर्म में हमें एसिड मिलते हैं जो कि उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, यानी कि डाइल्यूट एसिड मिलते हैं 9 से 10% का, ठीक है। तो उनको हम फर्दर क्या करते हैं, इस ऑक्सीडेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन टावर में ले जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन टावर जो होता है ये जनरली आपका एक डिस्टिलेशन कॉलम जैसा ही होता है, इसमें भी प्लेटें लगी रहती हैं, ठीक है। अभी यहाँ का पर्पस समझते हैं, यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ से जो नीचे निकला हमारा डाइल्यूट एसिड, इसको अगर यूज करना है कहीं तो करते हैं, लेकिन 10% का एसिड हम कहाँ यूज करेंगे, तो उसको हम फर्दर डाल देते हैं ऑक्सीडेशन एंड एब्जॉर्प्शन टावर में। और जो ऊपर से हमारी इधर गैसियस फॉर्म में ही रह जाती हैं NO&H2O का मिक्सर, उनको क्या करते हैं इस एब्जॉर्प्शन टावर के बॉटम साइड से इंटर कराते हैं, और इनके साथ साथ हम एयर को भी इंटर कराते हैं, इनके साथ साथ इस ऑक्सीडेशन एंड एब्जॉर्प्शन टावर में एयर को भी इंटर कराते हैं, ठीक है। और ऊपर से इस ऑब्जॉर्प्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड एब्जॉर्प्शन टावर में वाटर को भी डालते हैं, ठीक है। ऊपर से वाटर को डालते हैं और इसका टेम्परेचर 40 to 50 हमें मेंटेन करना रहता है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों रिएक्शन यहाँ पे होंगी। अब दोनों रिएक्शन कैसे होंगी, NO&H2O का मिक्सर हमें मिला था गैसियस मिक्सर, अब ये दोनों जब यहाँ पे गया NO तो ऊपर से आ रहा है, NO और H2O का गैसियस मिक्सर, क्योंकि गैसियस फॉर्म में है तो ऊपर से आ रहा है, ऊपर से लाके मतलब नीचे से इंटर करा है ताकि कांटेक्ट टाइम हमारा बढ़े, जिससे एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो, ठीक है। और जो लिक्विड फॉर्म में हमारे यहाँ पे H2O भी क्विंच करा है तो यहाँ पे H2O भी रहेगा और कुछ एसिड रहेगा, इनको हम ऊपर से यहाँ डालते हैं, मतलब यहाँ से H2O और 9 से 10% जो एसिड रहता है, इन दोनों का मिक्सर यहाँ ऊपर से स्प्रे कराते हैं, ठीक है। और बाहर से और एक वाटर की जरूरत होती है, हम बाहर से भी वाटर इसमें स्प्रे कराते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है वो देखिए, हमारा क्या हो गया, NO और H2O का इधर से गैसियस फॉर्म में जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो NO है और यहाँ पे हम बाहर से एयर भी यहाँ पे डाल रहे हैं, तो एयर से क्या होगा, ऑक्सीजन ले लेगा जो NO जा रहा है और यहाँ पे रिएक्ट करके NO2 बना देगा, ठीक है। यहाँ पे रिएक्ट करके NO2 बना देगा, फिर वो NO2 गैस क्या होगा, ऊपर की साइड अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा। लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन से क्या आ रहा है, इधर से भी H2 आ रहा है, इधर से भी H2 हम स्प्रे करा रहे हैं, तो NO2 गैस का किससे रिएक्शन अब होगा, H2O से रिएक्शन होगा। अब तीसरी रिएक्शन होगी यहाँ पे, ठीक है। अब तीसरी रिएक्शन यहाँ पे होगी, दूसरी रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन की हो गई, यहाँ पे एयर दे दिए और इधर से नाइट्रोजन NO गैस आया, तो ऑक्सीडेशन हुआ, NO2 मिल गया। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होगा NO2 का H2O के साथ, ठीक है। तो अब ये NO2 नीचे से जा रहा है, ऊपर से हमारा H2O आ रहा है, तो दोनों का रिएक्शन होगा और हमारा फाइनली क्या मिलता है, हमें HNO3 यहाँ पे मिलता है 57 to 60% कंसंट्रेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या बन जाती है, नाइट्रिक एसिड यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद भी कुछ गैसेस यहाँ पे रह जाती हैं, जैसे NO जो होता है हमारा, NO होता है, और कुछ अदर गैसेस जो होती हैं जो नॉन कंडेंसेबल गैसेस हैं, क्योंकि एयर के साथ बहुत सारी गैसेस आ रही है ना, तो कुछ नॉन कंडेंसेबल गैसेस हैं, कुछ अनरिएक्टेड गैस है जो रिएक्ट नहीं हुई हैं, वो गैस ऊपर से निकलेंगी, जिनको हम टेल गैस बोलते हैं। मतलब हमारी जो रिएक्शन है, हमारी जो पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो उसके बाद जो ऑफ गैसेस मिलती हैं उनको हम टेल गैस बोलते हैं, ठीक है। जिनमें हमारा कुछ NO भी प्रेजेंट रहता है और अदर भी गैसेस प्रेजेंट रहती है, जिनको हम क्या करते हैं, टेल गैस को दोबारा इस पहले वाले हीट एक्सचेंजर में लाते हैं। पहले वाले हीट एक्सचेंजर में लाने का पर्पज क्या है, पहला तो जो इधर से स्ट्रीम जा रहा है, मतलब प्रोसेस स्ट्रीम, मतलब जो हमारा NO और वो H2O जा रहा था मिक्सचर, उसको ठंडा करना और इस गैस को दोबारा गर्म करना, क्योंकि यहां से तो 40-50 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करना, दोबारा इसको गर्म करना, गर्म करके क्या करना है, कंप्रेसर के थ्रू दोबारा फीड करना, क्योंकि इसमें कुछ मात्रा में NO भी है और हमें NO यहाँ पे हम रिएक्ट करा के NO ही जनरली हमें बनाना है, तो हम क्यों ना कुछ NO पहले से ही डाल दें, और ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यूअस होता है। तो ऑफ गैसेस में कुछ NO भी आते हैं और बाहर से हम एयर इसमें कंप्रेस करते ही रहते हैं, और ये गैस जो NO गैस आएगी इसको क्या करते हैं, इस हीट एक्सचेंजर के सेल साइड से गुजारते हैं, क्योंकि ट्यूब साइड में हमारा किया जा रही है, हमारी प्रोसेस स्ट्रीम यानी कि NO और H2O का मिक्सर या गैसियस फॉर्म में जा रहा था, जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी हाई था, तो वो क्या करेगा, हीट एक्सचेंज करेगा और इस टेल गैस का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ा देगा, इसीलिए यहाँ पे हम टेल गैस हीटर बोल रहे हैं। है ये दोनों हीट एक्सचेंजर ही, लेकिन इनका यूज के अकॉर्डिंग इनका नाम अलग दे देते हैं, टर्मिनोलॉजी जो होती है इनकी अलग अलग होती है उनके यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ टेल गैस हीटर बोल रहे हैं, लेकिन जनरली ये आपका क्या है, एक हीट एक्सचेंजर ही है, जो कि ऑफ गैसेस यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से गर्म हो रही हैं, हॉट होने के बाद फिर से कंप्रेसर में उसको डाल रहे हैं, ठीक है। कंप्रेसर में डाल रहे हैं तो हमारा देखिए इससे क्या होगा, हमारा बेनिफिट यहाँ
800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है। अगर ठंडी एयर देंगे तो हमें ज़्यादा यूटिलिटी यहाँ पे खर्च होगी, गर्म एयर देंगे तो थोड़ा कम यूटिलिटी खर्च होगी, ठीक है। तो और हमारी जो ऑफ गैसेस है यूज भी हो जा रही हैं और हमारा जो प्रोसेस स्ट्रीम वो ठंडा भी हो जा रहा है। तो केमिकल इंडस्ट्री में एक एक बहुत छोटे छोटे पॉइंट को भी ध्यान दिया जाता है कि कोई भी चीज वेस्टेज नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो हमारी जो ऑफ गैसेस थी उनका भी हम यहाँ पे कंप्रेसर में यूज कर लेते हैं, फर्दर यही साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि नाइट्रिक एसिड कैसे मैन्युफैक्चर होता है। एक बार और आपको मैं बता देता हूं, यहां से हम अमोनिया को लेते हैं, एयर को एटमॉस्फेयर से लेते हैं, कंप्रेस करते हैं, 10% अमोनिया रहता है, 90% एयर रहता है, दोनों के मिक्सचर को 3.5 ATM पे कन्वर्टर में डालते हैं। कन्वर्टर में हमारी पहली रिएक्शन होती है रोडियम एंड प्लेटिनम के प्रेजेंस में 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ मेंटेन करते हैं और हमारा यहाँ पे NONH2O गैस मिलता है। NONH2O गैस को इस रिएक्टर में, ये कंटिन्यूस टाइप रिएक्टर होता है, ट्यूब साइड से गुजारते हुए इस कैटलिस्ट फिल्टर में ले जाते हैं, जहां से इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है प्लेटिनम एंड रोडियम, उनका फिल्ट्रेशन हो जाता है। बाकी हमारी जो NONH2O गैस है उसको हम इस इस वेसल में ले जाते हैं, जहां पे हम क्विंचिंग कराते हैं, H2O की क्विंचिंग कराते हैं, जिससे यहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता है। टेम्परेचर डाउन होने के बाद जो इसमें H2O होता है, H2O तो हमारा कंडेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ऑलमोस्ट हमारा 100 से नीचे ही आ जाता है, ठीक है। तो H2O नीचे आ जाता है तो यहाँ पे हमें डाइल्यूट एसिड मिलता है, जिसकी कंसंट्रेशन 9 से 10%, बाकी सब पानी ही रहता है, ठीक है। और बाकी कुछ गैसेस नहीं कंडेंस होती हैं जो कि NO होती हैं। तो NO गैस को क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन एंड अब्जॉर्प्शन टावर में नीचे साइड से डालते हैं और साथ में एयर भी डालते हैं। तो हमारे यहाँ पे दूसरी रिएक्शन होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कौन सी होगी, NO एंड O2 का, और एयर से यहाँ हमें O2 मिल जाता है, तो NO और O2 का रिएक्ट करके यहाँ पे NO2 बन जाता है। और ये जो नीचे से वाटर और एसिड का जो मिक्सचर है, यानी कि 9 से 10%, इसको ऊपर से स्प्रे कराते हैं और कुछ वाटर बाहर से भी हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे नीचे से NO2 जा रही है, ऊपर से H2O डालते हैं, यानी दोनों का एब्जॉर्प्शन होता है। और हमारी ये यहाँ पे रिएक्शन जो होती है HNO3, मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद नाइट्रिक एसिड हमें यहाँ पे मिल जाती है। और बाई प्रोडक्ट रूप में हमें NO गैस मिलता है, जो कि अनरिएक्टेड होता है। और कुछ ऑफ गैसेस मिलती हैं जिनको टेल गैस बोलते हैं, उनको दोबारा हम यहाँ से इस टेल गैस हीटर यानी कि हीट एक्सचेंजर के थ्रू हीट करके दोबारा प्रोसेस में यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि नाइट्रिक एसिड कैसे मैन्युफैक्चर होता है, अमोनिया ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। अब नाइट्रिक एसिड का यूज की बात कर लूं तो देखिएगा, नाइट्रिक एसिड का जो यूज होता है लगभग 80% फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, यानी कि फर्टिलाइजर में होता है। और लगभग 19% के करीब में ये एक्सप्लोजिव यानी कि बम वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है, ठीक है। बाकी 1% का अदर जगहों पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।